मेरे प्यारे भाइयों, पीएफ ऑफिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। बैक टू बैक अपडेट्स ला रहा है और इतने धमाकेदार अपडेट आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूं आज के दिन में ही दो वीडियोस में पहले अपडेट के बारे में बता चुका हूं और अभी मेरे पास एक और अपडेट आ गया है जो कि अभी कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ है। मेरे पास यहाँ पे एक नया सर्कुलर आ चुका है जो बताता है कि अब जॉइंट डिक्लेरेशन में आपको कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, पीएफ ऑफिस के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेक्शन है आप अपने आप से ही खुद से ही कर पाएंगे। ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग सकती है। अभी मेरे लिए भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास में आया है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर में 16 तारीख की तारीख लिखी हुई है और यहाँ लिखा गया है कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को। तो अभी हम इसे कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। पीएफ ऑफिस ने अभी तक 3 बार एसओपी जारी की है और 3 बार एसओपी जारी करते हुए जो लास्ट एसओपी जारी करी गई थी वो करी गई थी 31 जुलाई 2024 को। इस एसओपी के अंदर हर चीज़ बताई हुई थी, कहाँ क्या कैसे होता है, ठीक है। और हर बार बताया गया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस करेक्शन के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करना है, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। अब इस एसओपी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब जो भी करेक्शन होगी वो इस नए कागज़ के हिसाब से होगी और इस नए कागज़ में जो बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स के फ़ायदेमंद है। क्योंकि अभी मेंबर्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 17 तारीख को 5:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक सिस्टम में बदलाव नहीं आया है। आज के दिन में जो बदलाव आ चुके हैं वो दो जगह पे आ चुके हैं। पहला बदलाव आ गया है कि डी लिंक करना, मतलब कि आपकी जो आईडी है अगर गलती से कोई कंपनी की आईडी ऐड हो गई है उसको हटाना। साथ में ही जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है उसमें कंपनी का रोल ख़त्म हो चुका है। और अब जो तीसरा अपडेट है वो है जॉइंट डिक्लेरेशन को लेके, जिसमें कंपनी का रोल ख़त्म हो गया, पीएफ ऑफिस का रोल ख़त्म हो गया। करेक्शन सीधे सीधे आपके पास से ही हो जाएगी। आपको अपना नाम सुधारना है, अगर आप अपना लॉगिन कर पा रहे हैं करेक्शन आप खुद से कर पाएंगे। अभी उस चीज़ को सिस्टम के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं देख पा रहे हैं। अगर मैं अभी जॉइंट डिक्लेरेशन के ऑप्शन के अंदर जा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास अभी वही पुराना वाला मॉडल आ रहा है। इस पुराने वाले मॉडल में मेरे को जो भी करेक्शन करनी है, मानो कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करनी है, मैं यहाँ पे गया, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मेरे को नेशनैलिटी भी डालनी है, नेशनैलिटी मैंने ये डाल दी। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, आई हेयर बाई कंसेंट कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ढांचा बदल जाएगा इस अपडेट के आने के बाद में। आप देख लीजिए यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहा है। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूं, उसके बाद मुझे जो है आगे बोलेगा कि आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, फिर एम्प्लॉयर से पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। लेकिन अब इस सर्कुलर के हिसाब से अब आपका रिक्वेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास से ही उसको एक बटन दबाओगे और वो करेक्शन हो जाएगा। कैसे इसे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा। यहाँ कहा जा रहा है इन सुपर सेशन। सुपर सेशन जितना मैं समझता हूँ, सुपर सेशन का मतलब होता है कि आपके जो पहले वाली चीज़ है उसको हटाया जा रहा है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहीं मैं कुछ गलत ना बता दूँ। मीनिंग अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब पहले वाली चीज़ को हटा दिया जा रहा है और नई चीज़ लागू की जा रही है। तो नई चीज़ लागू करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है इन सुपर सेशन ऑफ द डायरेक्शन कंटेन, मतलब ये जो पहले वाली डायरेक्शन थी जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में, एसओपी 3 के बारे में, जो 31 जुलाई को पब्लिश की गई थी, अब हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 कैटेगरी में लोगों को बांट रहे हैं। जैसा कि पिछले हमारे जो आपका ट्रांसफ़र वाली रिक्वेस्ट थी उसमें भी 1 अक्टूबर 2017 की बात की गई थी, वही डेट यहाँ भी मेंशन की गई है। अब इस डेट के मेंशन करने का ये रीज़न है कि इस डेट के बाद में इन्होंने कुछ अलग ढंग से यूएन नंबर बनाए थे, इसलिए हर जगह पे 1 अक्टूबर 2017 की बात कर रहे हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपका यूएन नंबर बना है 2017 के बाद में, 1 अक्टूबर 2017 के बाद में, अगर उससे पहले बना है, या फिर ऐसा केस है जहां पे सिर्फ मेंबर आईडी है, यूएन नंबर नहीं है, तो इन 3 अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि अगर आपका केस जो है वो नंबर 1, मतलब ए नंबर कैटेगरी में आता है, मतलब आपका जो यूएन नंबर है
अगर आपका यूएन नंबर बना है 1 अक्टूबर 2017 से के बाद में, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना है तो आप बी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो आप सी कैटेगरी में आते हैं। या फिर मान लो कि कोई मेंबर एक्सपायर हो गया और उसके बाद उसकी करेक्शन हो रही है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आने पे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है लेवल एट विच चेंज कैन बी एग्जीक्यूटेड। किस लेवल पे आके आपका ये सुधार हो जाएगा, किस लेवल के पास पावर है कि वो इन चीज़ों को बदल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अब अगर आपको अपने नाम में सुधार करना है, अगर आपको अपने नाम में सुधार करना है तो वो ई मतलब एम्प्लॉय के लेवल पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, अगर आप इंडियन करना चाह रहे हैं तो आप खुद से ही कर पाएंगे। आपको फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलना है। सभी चीज़ें आपके अपने लेवल से ही हो जाएगी, ना तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा ना ही आगे पीएफ ऑफिस में जाएगा। तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में यहाँ पे ज़रूरी लिखा है कि कंट्रीब्यूशन मैच होना चाहिए। मानो कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 15 जनवरी लिखी है, 15 जनवरी लिखी है और आपका जो पैसा जमा है वो जनवरी का भी जमा है, फरवरी का भी जमा है, मार्च का भी जमा है। तो क्योंकि पैसा जमा हुआ है मार्च तक तो आप उसको बदल के 15 जनवरी नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आप करेक्शन करना चाहेंगे वो आपके कंट्रीब्यूशन से मैच होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। यही चीज़ डेट ऑफ लिविंग के बारे में भी लिखी है। इसके साथ में हम नीचे और चलेंगे तो यहाँ रीज़न ऑफ लिविंग के बारे में कहा गया है कि मान लो कि आपने जो है शॉर्ट सर्विस की जगह मान लो परमानेंट हैंडीकैप लिख दिया या फिजिकल हैंडीकैप लिख दिया, तो उसमें आपके एम्प्लॉय की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी, एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करेगा, तब जाके वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी ना, बहुत ही शानदार चीज़ है। अब देखिए एक और केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब आपका जो यूएन नंबर है वो 1 अक्टूबर से पहले का बना हुआ है तो यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट अप्रूवल की ज़रूरत है, पहले आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे फिर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ हर कैटेगरी में इसी तरह से लिखा हुआ है कि कब कब आपके एंड से हो जाएगा और कब कब जो है एम्प्लॉयर के पास जाएगा। फादर नेम अगर आपको बदलना है तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, लेकिन अगर आपको मदर नेम बदलना है तो एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस आप खुद बदल पाएंगे। और जो स्पाउस नेम है मतलब हस्बैंड वाइफ वाला नेम है वो आपके एम्प्लॉयर से भी अप्रूवल चाहिए। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात भी लिखी जा रही है। थर्ड कैटेगरी हमारे बहुत कम लोगों के लिए है, तो थर्ड कैटेगरी की बात अभी हम इस पॉइंट पे नहीं करेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। देखिए अगर आपका अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर पड़ा हुआ है, तो आप उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको वो रिक्वेस्ट वहां बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो इस आईडी में मैं आ गया, व्यू में आके सर्विस हिस्ट्री पे आ गया, तो मुझे ये देखना है कि मेरी ये आईडी कब क्रिएट हुई है। तो जैसा कि इस केस में मान लीजिए कि 2013 में क्रिएट हुई है ये मेरी आईडी, ये यूएन नंबर क्रिएट हुआ 2013 में। तो अब मेरे मान लो कि मैं अगर रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो रिक्वेस्ट एम्प्लॉय के पास से हो जाएगी, फिर एम्प्लॉयर के पास जाएगी, एम्प्लॉयर के पास जाते ही रिक्वेस्ट अपडेट हो जाएगी, पीएफ ऑफिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि 2017 वाली सिचुएशन है तो आपको अभी जो है एम्प्लॉयर के पास भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है। अगर मान लीजिए आपका अभी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा है, समझ लीजिए कि भाई ये अपडेट होने में, देखो अपडेट होना हो सकता है जल्दी से ही हो जाए, जैसे कि ये जो डी लिंक वाला ऑप्शन है ये भी जल्दी आ गया, ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है वो 15 तारीख को अनाउंस और 17 तारीख को आ गया। इस तरह से यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये 16 तारीख को अनाउंस हो गया, हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए। अगर 1 हफ्ते में भी आ गया तो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना यार, कि यहाँ पे ना तो कंपनी के पास अभी सारा झंझट क्या है, कंपनी के पास हो गया 15 दिन उसके पास पड़ा हुआ है, उसके पास ई साइन नहीं है, ई साइन के चक्कर में पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर आगे पीएफ ऑफिस में गया वहाँ पे 20 दिन से पड़ा हुआ है। तो ये अपडेट के होने का वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। कंपनी के पास होना है तो कंपनी के पास भी आसानी से हो सकता है। और अगर मान लो 2017 के बाद का है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई करेक्शन में झंझट ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी कहानी आपने देख ली। इसके आगे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये लगभग वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नॉर्मल तौर पे देने होते हैं आपके नेम और जेंडर को बदलने के लिए। यहाँ कोई बदलाव नहीं है। जो आपका एसओपी 3 के अंदर थे डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट यहाँ भी रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे सुधार बस ये है
है कि अब जो है डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट भी जो है ना हर बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कैटेगरी 1 है, अगर आपकी कैटेगरी नंबर 1 है, मतलब अगर आपका 2017 के बाद बना है, तब तो आपको डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड नहीं करना है। अगर आपका बी नंबर केस है, तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, वो भी डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, वो वैलिड है नहीं है, वो सब का भी टेंशन खत्म हो गया। कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा जब ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली आ जाएगा, क्योंकि कैसे वो डिजी लॉकर से पकड़ेंगे डॉक्यूमेंट को, कैसे वहां से वो खींचेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तभी पता लगेगा। अभी आपको मैंने जो बताया है बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। अभी आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, ना ही इंटरनेट पे अभी डली हुई है। मेरे पास जो कुछ सोर्सेज हैं जो मेरे को वो इन्फॉर्मेशंस भी बता देते हैं जो कि अभी आपको पब्लिक डोमेन में कहीं पे नहीं अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं उन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे को इस तरह से बताते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। यही यहाँ का इस चीज़ का पर्पस है। यहाँ पे आपको मैंने ये सब बता दिया है। अब यहाँ डिजी लॉकर की बात मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे डिजी लॉकर की बात लिखी गई है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे एनेक्जर 2 के अंदर लिखा गया है कि अगर आप एनेक्जर 2 वाले केस में जाते हैं, मतलब आपका केस वो है 1 अक्टूबर 2017 से बाद वाला केस है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस केस में आपको डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिजी लॉकर वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको भरोसा रहे। देखिए, ये कह रहा है डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ थ्रू डिजी लॉकर। मतलब जहां आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते थे, 4 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते थे, यहाँ कहा जा रहा है ओनली 1 डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ थ्रू डिजी लॉकर। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे आधार आप अपलोड कर देंगे, तो उस आधार के बेस पे ही मान लिया जाएगा कि आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका जेंडर ये है, आपका फादर नेम ये है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं, क्या कहूँ मैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं। तो आपको ये मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब इसका वेट करेंगे हम कि ये प्रैक्टिकली कहाँ से आता है, कैसे आता है। बाकी आप जो है ना यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे गिव अवे कर रहा हूँ, जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे 5,000 रुपये का गिव अवे किया जा रहा है। अभी बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं गिव अवे वाली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो ये पहला अपडेट है, दूसरा अपडेट, और अभी जो मैंने आपको वीडियो बताई है वो तीसरा अपडेट है। 3 अपडेट एक ही दिन में आए हैं, धमाकेदार, बिल्कुल होश उड़ा दिए, सबके होश उड़ा दिए। और बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, कि अगर एटीएम से पैसा निकलेगा तो कैसे निकलेगा। मेरे पास उसका पूरा फ्लो चार्ट आ चुका है कि किस तरह से आपको एटीएम से पैसे मिलने वाले हैं। सारा प्रोसेस मैं आपके सामने बताऊंगा इसी चैनल पे। इसी जो है इस चैनल से जुड़े रहें आप, और बहुत जल्दी आपको वो भी वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एंट्री आपकी करवा लीजिएगा, ताकि आप भी जीत सके 5,000 रुपये का गिव अवे। थैंक यू सो मच।